हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पंता मंत्र। दोस्तों, सुपर टेट 2021 की तैयारी के लिए आप सभी लोगों के लिए लगातार धमाकेदार क्लासेस देते आ रहे हैं। आज उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की क्लासेस लेकर आए हैं। तो सभी लोग क्लास में एंड तक जरूर बने रहिएगा और दोस्तों सभी क्लासेस को देखते रहिएगा। 100% आपकी एक सीट यहीं से पक्की होगी और अपनी तरफ से पूरा 100% हम देंगे। बस आप लोगों से भी यही उम्मीद करते हैं कि अपनी पूरी मेहनत पूरी लगन के साथ लगे रहिए और जब तक ये सीट आपको लगे ना कि हाँ हमारी एक सीट पक्की हो गई है, तब नहीं सोचना है। सिर्फ मेहनत करनी है और लगे रहना है कि हाँ हमको एक सीट अपनी चाहिए। टीचर बनकर ही 2021 में आपको सांस लेनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और आज आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्कृत के क्वेश्चंस को। पार्ट नंबर आपका सेकंड है। इसके पहले कुछ क्वेश्चंस ला चुके हैं, वन लाइनर क्वेश्चन है। अच्छे से देखिएगा, समझाते हुए आगे बढ़ेंगे और एक एक क्वेश्चन को समझते रहना। आप लोग पुरानी क्लासेस ना देखी हो तो सुपर टेट 2021 प्लेलिस्ट बनी हुई है, अन्य सब्जेक्ट की भी कुछ प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, वहां पर जाकर उन क्लासेस को जरूर देख लीजिएगा और अपनी पूरी तैयारी करते रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन आपके सामने। इसके पहले आपको बता दें, इस प्रकार का सब्सक्राइब का बटन होता है, इसको प्रेस करिएगा। इसके पास में यहाँ पर एक बेल आइकन लगा होगा, उसमें ऑल नोटिफिकेशंस को जरूर सिलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन है, दो व्यंजनों के संयोग से बने वर्ण में को कौन सा व्यंजन कहते हैं। जब दो व्यंजनों के संयोग से कोई नया व्यंजन बनता है, नया वर्ण बनता है, तो उसे हम संयुक्त व्यंजन का नाम दे देते हैं। संयुक्त व्यंजन आपके कौन कौन से होते हैं? छत, त्रक, ज्ञा और कहीं कहीं आपको श्रा भी मिलता है, कहीं कहीं ये मिश्र व्यंजन में मिलता है, लेकिन आपको याद रखने हैं वो भी आपका व्यंजनों से मिलकर ही बनता है। बाकी इनकी जो अलग अलग विशेषताएं हैं वो हम आपको जो वर्णमाला की हमारी पहली क्लास आएगी, चैप्टर वाइज क्लास, उसके अंतर्गत बता देंगे। 2-3 दिन में आपकी उसकी क्लास भी मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, लघु तरह में कौन सा प्रत्यय है? तो दोस्तों शब्द हमारा लघु है और तरह लगा है, तो आपको यहाँ तरह प्रत्यय नहीं करना है। तरह प्रत्यय में आपका हो जाता है तरप प्रत्यय। ठीक है, ये आपका कंपैरिजन के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रत्यय, इतना याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन कई बार यह भी आया है कि तरह किस प्रकार का प्रत्यय, तरप कैसा प्रत्यय। इसी प्रकार का एक होता है तमप, तरप है वैसा ही तमप होता है, वो भी कंपैरिजन के लिए ही प्रयोग में लाया जाता है। तम जब लगा होगा तो तमप प्रत्यय हो जाएगा, तर जब लगा है तो यहाँ तरप प्रत्यय हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, हितोपदेश में कौन सी संधि है? हितोपदेश, हित प्लस उपदेश, यानी कि क्या कर देंगे हम लोग, हित शब्द है प्लस क्या है, उपदेश है, तो यानी कि आ और उ मिलकर के ओ की मात्रा में परिवर्तित हो रहे हैं। जब ओ की मात्रा में परिवर्तित हो रहे हैं तो ये आपकी गुण संधि के अंतर्गत आता है। स्वर संधि के अंतर्गत आपकी संधि होती है गुण संधि। इधर भी देखिए आपका स्वर है, इधर भी स्वर है, आ और उ मिलकर के स्वर में परिवर्तित हो रहे हैं, तो ये आपकी स्वर संधि के अंतर्गत आता है। हितोपदेश शब्द हो गया आपका, और ये गुण संधि में आता है। इसका सूत्र होता है आदि गुण, इतना याद रखिएगा, आदि गुण। क्वेश्चन नंबर 4, राजपुत्र में कौन सा समास है? तो दोस्तों राजपुत्र, राजा का पुत्र हिंदी में कहते हैं, संस्कृत में इसका विग्रह होता है राज्ञः पुत्र, तो यानी कि राजा का पुत्र, तो यहाँ पर आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। संस्कृत में भी समास बिल्कुल सेम है, बस आपको संस्कृत में इनके विग्रह याद होने चाहिए। यहाँ से आपके 1-2 अंक 100% बनेंगे। यूपी टेट में, सुपर टेट में, अन्य सभी एग्जाम्स में जहाँ संस्कृत आती है। संस्कृत में संधि समास ऐसे टॉपिक हैं 100% पूछे ही जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने देखिएगा जल्दी से, क्या दिया गया है? अहिंसा परमो धर्मः, वाक्य कहाँ से लिया गया है? अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा ही परम धर्म है, ये लिया गया आपका महाभारत से, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसका अर्थ भी आपको बता दिया है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, विसर्ग के स्थान पर शा, शा या शा के प्रयोग को क्या कहते हैं? विसर्ग के स्थान पर कहीं कहीं इनका प्रयोग किया जाता है, और इनके प्रयोग को हम किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम उपचार कह देते हैं। क्या कहते हैं? उपचार शब्द दे दिया जाता है जब हम विसर्गों के स्थान पर, विसर्ग आपको पता होगा इस प्रकार से लगाई जाती हैं, उनके स्थान पर इन 3 प्रकार के शा का प्रयोग करते हैं। ये आपके तीनों ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, शा, शा, शा और एक आपका हा होता है। 4 वर्ण आपके ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भोक्तुम में प्रयुक्त प्रत्यय बताइए। प्रत्यय आपको देकर जाएगा, प्रत्यय की एक क्लास हम बहुत पहले दे चुके हैं, दोबारा से और अच्छे ढंग से आपको प्रत्यय की क्लास भी देंगे। बस आप लोग क्लासेस में जुड़े रहिएगा, कोई भी टॉपिक, कोई भी क्लास आपकी मिस नहीं होने वाली है। भोक्तुम ने आपका तुमुन प्रत्यय हो जाएगा। क्या होता है दोस्तों?
तुमुन प्रत्यय, तुम लगा है अंत में, तो इसमें आपका हो जाएगा तुमुन प्रत्यय, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। अति लोभो का अर्थ बताइए। अति लोभो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, अत्यधिक, अति माने अत्यधिक, लोभ, लोभो यानी कि लोभ नहीं करना चाहिए। ठीक है, करणीय, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, नहीं करना चाहिए। यहाँ जब लग जाता है ये अनियर प्रत्यय की तरफ से लगता है और ये आपका चाहिए के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। एक एक पॉइंट को जरूर समझते रहिएगा, कोई भी आपको डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछते रहिएगा और अपनी पूरी तैयारी करते रहिएगा। आदर्श शब्द की सप्तमी विभक्ति का एक वचन बताइए। आदर्श शब्द होता है और ये इसमें आपको बताना सप्तमी विभक्ति एक वचन में अमुष्मिन इस नाम से जाना जाएगा। ठीक है, अमुष्मिन नाम से ये आपकी सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप होता है। शब्द रूप की अभी तक हमने आपको कोई वीडियो नहीं दी है, ये भी जल्द आपको दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। कादम्बरी किसकी रचना है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी लोग पहले पढ़ चुके होंगे, तो इसका आंसर आप लोगों को क्लास के एंड में जाकर के कमेंट बॉक्स में जरूर करना है। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोग आंसर करते रहिएगा और जैसे आपके कमेंट्स अभी तक मिलते हैं अपना सपोर्ट जरूर बनाए, अच्छे आपके कमेंट्स मिलते हैं, उसके लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 11, वयम गुरुम पूजितवन्तः में कौन सा वाच्य है? वाच्य यहाँ पर आपको बताना दोस्तों, तीन वाच्य होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। और जब इस प्रकार का वन्तः दिया हो अंत में, तो ये आपका कर्मवाच्य के अंतर्गत आ जाता है। ये आपका परिवर्तित रूप है और ये आपका कर्मवाच्य में परिवर्तित किया गया वाक्य आपके सामने दिया गया है। यहाँ क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा, याद करिएगा। ठीक है, वयम गुरुम पूजितवन्तः, हम सब गुरु की पूजा कर रहे हैं, करते हैं, इस प्रकार से इसका अर्थ बनेगा। कर्मवाच्य के आधार पर शब्द बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने देखिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित संस्कृत शिक्षण के कितने स्तर है? यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो संस्कृत शिक्षण की क्लासेज या कोर्सेज चलाए जा रहे हैं उनके कुल कितने स्तर हैं? तो ये दोस्तों 4 स्तर, याद रखिएगा दोस्तों। 4 स्तर प्राइमरी हो गया आपका, थर्ड या फोर्थ क्लास से आपकी संस्कृत स्टार्ट होती है, फिर आपका अपर प्राइमरी, जूनियर, ग्रेजुएशन, इस आधार पर आपके 4 स्तर बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर हम लोग बढ़ चुके हैं, जल्दी से समझते रहिएगा एक एक पॉइंट को, एक एक क्लास को। तो क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया, जिन वाक्य वर्णों के उच्चारण में एक प्रकार की गूंज होती है उनका प्रयत्न घोष होता है, किस प्रकार के वर्ण कहलाते हैं? यानी कि जब किसी वर्ण को बोलने में एक एक प्रकार की घोष यानी कि एक प्रकार की गूंजने की आवाज आए, ऐसे वर्णों को हम क्या कहते हैं, घोष वर्ण कहते हैं। आपने पढ़ा होगा अघोष और सघोष, तो हम इनको सघोष वर्ण की श्रेणी में रखते हैं। घोष और सघोष ये दोनों सेम बातें होती हैं। अघोष आपका अलग होता है, उसमें कोई गूंज नहीं होती है, ये आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद आपके एक दो प्रकार और होते हैं, वो सब कुछ आपको वर्णमाला टॉपिक के अंतर्गत क्लियर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, पितृ की सप्तमी विभक्ति एक वचन के रूप बताइए। तो ये दोस्तों हो जाते हैं पितरी। क्या होते हैं? पितरी। पितृ शब्द की सप्तमी विभक्ति एक वचन के रूप होते हैं। शब्द रूप से 100% मिनिमम 2 क्वेश्चन आपके पक्के होंगे, जो इंपॉर्टेंट रूप है वो आपको अंत तक याद करा दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15, देवर्षि में कौन सी संधि है? तो यहाँ भी दोस्तों देवर्षि अर लग गया है। ठीक है, अर किसके स्थान पर आया? देव प्लस ऋषि, यानी कि इधर आपका शब्द था देव, उधर शब्द क्या था? ऋषि। ठीक है, तो रिर हट गया, इधर से आ हट गया, इससे अर लग जाता है और ये राज होता है, ये ऊपर चढ़ जाता है, तो ये शब्द आपका बन जाता है देवर्षि। ये आपका गुण संधि के अंतर्गत आएगा। अभी आपको सूत्र बताया था, आद गुणः स्वर संधि के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। अगला, शरीर के अंगों का संस्कृत शब्दार्थ। देखिए, शरीर के अंग अलग से टॉपिक दिया गया पढ़ने के लिए। तो मुखम मुंह को कहते हैं, उरुह जांग को कहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है। उरुह किसको कहते हैं? जांग को कहते हैं, जंघा को। अगला आपका कंठा गले को कहते हैं, जानु घुटने को, ये भी महत्वपूर्ण है, जानु। उरुह जंघा को कहते हैं और जानु घुटने को कहते हैं। कपोलह, कपोल किसको कहते हैं? गाल को कहते हैं। पृष्ठम पीठ को कहते हैं और श्रृंगम सींग को कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, एक एक पॉइंट, एक एक शब्द, सब कुछ याद करते रहिए, साथ में अगर कोई डाउट हो तो पूछते रहिएगा। श्रृंगम सींग को कहते हैं, रट लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, बिल्कुल एंड की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, तो अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रही है तो दोस्तों कमेंट करना मत भूलिएगा, लाइक जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 17,
मया ग्रंथा पठिता में कौन सा वाच्य है? मया ग्रंथा पठिता ऊपर जैसे था उसी प्रकार से दिया गया है। ये भी आपका कर्म वाच्य के अंतर्गत आ जाएगा। कर्म वाच्य आपके दो प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं। एक में आपका सीधे सीधे जो धातु रूप होते हैं वो परिवर्तित हो जाते हैं, और एक आपका जब हम कर्तवाच्य से कर्म वाच्य में परिवर्तित करते हैं तो आपका जो कह सकते हैं कर्म होता है, जो कर्ता होता है उसमें परिवर्तन होता है, फिर कर्म में सभी में परिवर्तन हो जाता है। तो मया ग्रंथा पठिता इसमें आपका कर्म वाच्य हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, महापुरुषः पापात जुगुप्सते में कौन सी विभक्ति है? तो दोस्तों महापुरुषा पापात जुगुप्सते इसमें आपकी पंचमी विभक्ति, कुछ विशेष पद होते हैं, कुछ विशेष शब्द होते हैं जिसमें 100% आपको वही विभक्ति लगनी है। जैसे जुगुप्सते डरने से संबंधित होती, भयभीत होने से संबंधित होती है, तो इसमें पंचमी विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। ऐसे ही आपको विभक्ति रूप के अंतर्गत ये सब कुछ क्लियर किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, 69 को हिंदी में क्या कहते हैं? ये हम आपको भी बताए दे रहे। देखिए कि कोई भी आपको ऐसी गिनती आए, आप बिना कुछ किए बिना कॉपी पेन के आंसर दे सकते हैं। उनका मतलब होता है -1, 63 का मतलब हो गया 30, यानी कि 30 - 1 आपका आंसर निकल कर आ गया 29। अब कोई भी आपको ऐसी संख्या दी हो, सिर्फ आपको अंत का मतलब निकाल लेना है इतना। उनका मतलब है कि वहां पर आपको एक माइनस कर देना है। तो 63 माने 30, उन माने एक कम, 30 में से एक कम, आपका आंसर निकल कर आ गया 29। 29 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उन विंशति दे दी जाए तो उन विंशति, उन यानी -1, विंशति माने 20, तो 20 में से एक कम यानी कि 19 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन और आज के अंतिम क्वेश्चन पर। करणीयम में कौन सा प्रत्यय होगा? आपका हो जाएगा तबियत प्रत्यय। ठीक है, 1 सेकेंड। यहाँ पर दोस्तों करेक्शन कर लीजिएगा, तबियत प्रत्यय गलत लिख गया है यहाँ पर। यहाँ आपका अनियर प्रत्यय ही है। ऊपर हमने आपको बताया था अनियर प्रत्यय करणीयम, ये आपका प्रयोग किया जाता है नपुंसक लिंग के लिए जब माँ लग जाता, करणीय पुल्लिंग के लिए, करणीय स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आपकी धातु है कृत धातु या क्र धातु। इसमें आपका जब अनियर प्रत्यय लग जाता तो शब्द हमारा करणीयम बन जाता है। करना चाहिए के रूप में इसको प्रयोग करते हैं। तो यहाँ तबियत प्रत्यय नहीं है। फिर से आपको बता रहे हैं, बाद में अगर आपको पीडीएफ मिले उसमें भी आपको करेक्ट कर लेना है। यहाँ आपका प्रत्यय का नाम है अनियर प्रत्यय। याद रखिएगा। आपके सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हुए आज की क्लास के। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। तो जल्दी से एक बार तुरंत क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना मत भूलिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। क्लासेस से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। सुपर टेट 2021 का लिंक नीचे दिया गया, पुरानी क्लासेस को देखिए। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।